चंबल की घाटियों में जब रात ढलती थी तो लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि वो जानते थे मोहर सिंह की गिरोह कहीं भी कभी भी हमला कर सकती है। 400 से ज्यादा हत्याओं का आतंक, फिर भी पुलिस उसे कभी नहीं पकड़ पाई। आज हम आपको बताएंगे कैसे एक साधारण किसान बना भारत का सबसे खतरनाक डाकू। ये कहानी है बदले की आग में जलते एक इंसान की, जिसने अन्याय के खिलाफ हथियार उठाए, लेकिन फिर वही हथियार उसे एक राक्षस बना गए। मैं हूं आपका होस्ट राहुल, और आज रोहन वाइस में हम डूब कर जाएंगे डाकू मोहर सिंह के अंधेरे दुनिया में। वो डाकू जिसने इंदिरा गांधी को भी डरा दिया था, जिसने बॉलीवुड में एक्टिंग की और फिर राजनीति में भी कदम रखा। लेकिन सच्चाई क्या थी इस रॉबिनहुड ऑफ चंबल की? चलिए शुरू करते हैं। जाटपुरा गांव के खेतों में काम करता मोहन सिंह गुर्जर कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वो चंबल का सबसे खूंखार डाकू बन जाएगा। सब कुछ बदला उस दिन जब स्थानीय ठाकुरों ने उसकी 4 एकड़ जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया। कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते मोहन थक चुका था, और फिर वो रात आई जब 5 ठाकुर गुंडों ने उसे खेत से लौटते वक्त घेर लिया। लाठियों की मार से उसका पूरा शरीर लहूलुहान हो गया। अस्पताल में जब उसकी पत्नी रोती हुई उसके सिरहाने बैठी थी, तभी मोहन ने प्रण किया, अब खून का बदला खून से लिया जाएगा। होली का वो दिन जाटपुरा गांव में उत्सव का माहौल था। मोहन ने अपनी पुरानी डबल बैरल बंदूक निकाली और ठाकुरों के हवेली के सामने खड़ा हो गया। जब मुख्य दोषी राम सिंह ठाकुर बाहर आया तो मोहन ने सीधे उसके सीने में गोली दाग दी। गोली की आवाज गांव भर में गूंज गई। ये वो पल था जब मोहन सिंह मर गया और मोहर सिंह का जन्म हुआ। चंबल की घाटियों में छिपकर मोहर सिंह ने अपनी गिरोह बनानी शुरू की। पहले थे सिर्फ 5 लोग, उसका भाई करतार सिंह, 3 पुराने साथी और एक पुलिस डिसर्टर। उनके पास सिर्फ 2 बंदूकें थीं, लेकिन 1960 तक मोहर सिंह की गिरोह में 150 से ज्यादा लोग थे। उनके पास अब स्टेन गन्स, 303 राइफल्स और यहाँ तक कि ग्रेनेड्स भी थे। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक इस दौरान उन्होंने 12 बैंक लूटे, 23 जमींदारों का अपहरण किया और 9 पुलिस एनकाउंटर में सफलता से बच निकले। मध्य प्रदेश पुलिस ने मोहर सिंह को पकड़ने के लिए ऑन ऑपरेशन ब्लैक पैंथर चलाया। 200 कमांडो, 4 हेलीकॉप्टर और ट्रैकिंग डॉग्स की टीम लगाई गई, लेकिन मोहर सिंह हमेशा एक कदम आगे रहा। वो गाँव वालों के बीच इतना लोकप्रिय था कि कोई उसके बारे में पुलिस को जानकारी नहीं देता था। एक बार तो वह पुलिस वर्दी पहनकर ही पुलिस कैंप में घुस गया और वहां से हथियार चुरा लिया। 1963 में उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन डीएसपी राजेश्वर सिंह को उसके घर पर ही गोली मार दी। इसके बाद उसके सिर पर इनाम बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया। 14 अप्रैल 1972 का वो ऐतिहासिक दिन मुरैना के धोलेरा ग्राउंड में मोहर सिंह ने अपनी 122 सदस्यीय गिरोह के साथ आत्मसमर्पण किया। सबसे हैरान करने वाली बात, उसने जयप्रकाश नारायण और महात्मा गांधी की तस्वीरों के सामने हथियार डाले। क्या वाकई वो बदल गया था, या ये उसकी एक और चाल थी? जेल में बिताए 8 साल के दौरान उसने अपनी आत्मकथा लिखी, जिसमें उसने दावा किया, मैंने कभी गरीबों को नहीं लूटा, मैंने सिर्फ उन अमीरों को सबक सिखाया जो गरीबों का शोषण करते थे। जेल से छूटने के बाद मोहर सिंह ने एक नया जीवन शुरू किया। 1982 में उसने चंबल के डाकू फिल्म में खुद का किरदार निभाया। 1985 में वह कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ और नगर पंचायत अध्यक्ष भी बना। लेकिन क्या वाकई वो बदल गया था? 2005 में एक टीवी इंटरव्यू में उसने कहा था, मैं किसी भी अपराध के लिए पछताता नहीं, मैंने सिर्फ अपना हक लिया। 17 मार्च 2020 को 93 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई, लेकिन आज भी चंबल में उसके किस्से डर और सम्मान के साथ सुनाए जाते हैं। मोहर सिंह की कहानी हमें एक कड़वा सच बताती है, कैसे व्यवस्था एक आम आदमी को अपराधी बना देती है। वो हीरो था या विलेन, इसका जवाब आपके नजरिए पर निर्भर करता है। आज भी चंबल के गांवों में कुछ लोग उसे मसीहा कहते हैं, तो कुछ के लिए वो एक क्रूर हत्यारा था। उसकी विरासत आज भी जिंदा है। मुरैना म्यूजियम में उसकी बंदूक, फिल्मों में उसके किरदार और उन सैकड़ों किस्सों में जो चंबल की घाटियों में गूंजते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सवाल की ओर ले जाती है। क्या अन्याय के खिलाफ हिंसा जायज है? क्या मोहर सिंह वाकई एक रॉबिन हुड था, या फिर वो भी एक सामान्य अपराधी था जिसने अपने अपराधों को सामाजिक न्याय का नाम दे दिया? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर